ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो मुद्दा होगा हमारा, बहुत गहन अध्ययन, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। आधुनिक भारत स्टार्ट किए जा रहे हैं हम। आधुनिक भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारत होता है, इतिहास स्टार्ट होता है कहां से होता है जी? जब हम पे चारों तरफ से आक्रमण होने लगते हैं। इधर से भी हमें कोई मारेगा, उधर से भी मारेगा, हम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले भाई साहब आते हैं यूरोप से। जो यूरोप में सबसे पहले आते हैं, यूरोप एक महाद्वीप है, विश्व का छोटा भी महाद्वीप कहा जाता है, उसे छोटा ही है दरअसल, और सबसे अमीर महाद्वीप, शांत महाद्वीप भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा लग्जरी जीवन जियोगे आप, यूरोप में पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरोप का भारत में आगमन, जो यूरोपीय भारत में आए वो कौन कौन लोग भारत में सबसे पहले आते हैं और क्या लूट खसोट भारत में करते हैं, कहां कहां हमको आकर के वो दबोचते हैं, देखने का काम करते हैं। सबसे पहले यूरोप में से एक देश उभर के आता है, पुर्तगाल। कौन सा देश मेरे भाई? पुर्तगाल। ये जो जिसे पुर्तगाल, पोर्टुगीज कहते हैं इंग्लिश में, ये जो पुर्तगाल देश है, अब इसका एक बहुत अच्छा निवासी होता है, पुर्तगाल का एक निवासी वास्को डी गामा। कौन मेरे भाई? वास्को डी गामा। ये भाई साहब जी को पता चलता है 1498 में। ये भाई साहब जी आते हैं 1498 में, भारत में आकर के निवास करने लगते हैं। क्या सीन होता है, थोड़ा सा इसका इतिहास समझना कोशिश करना, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये भाई साहब अपनी नाव धारा लेकर के चल देते हैं, वास्को डी गामा। कहां से? आपके यूरोप महाद्वीप से। अब जब यूरोप महाद्वीप से चलते हैं, खोज माना जाता है कि भारत की खोज इस इंसान ने की। खोज ऐसा कैसे होता है कि खोज ऐसे थोड़ी ना कि भारत कहीं से उठा ले एकदम से की खोज होगी, जिस प्रकार किसी तत्व की, एलिमेंट की खोज होती है, इस प्रकार नहीं होती। क्या होता है कि ये लोग जो जाते हैं, आप भी जाओ, आप नाव में बैठो और विदेश की यात्रा पे निकल जाओ, प्रशांत महासागर में निकल जाओ और आप किसी उस द्वीप पे पहुंच जाओ, किसी उस भूमि क्षेत्र में पहुंच जाओ जिस भूमि क्षेत्र का आज तक पता ना लगाया गया हो, तो समझ लो आपने खोज कर ली। तो ये भाई साहब जी वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में पहुंचते हैं 1498 में। 1498 से पहले का इतिहास, हमारे यहां तो युद्ध बज रहे, ताबड़तोड़ तरीके से हम एक दूसरे को घुसारे भाले मार रहे। हमारे यहां तो युद्ध चल रहे भाई, कोई हम पे हमला कर रहा, हम किसी और पे हमला कर रहे, कोई हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहा, हम किसी और पे ज्यादा अत्याचार कर रहे। ये सारा सीन चलता है। अब वास्को डी गामा का दिमाग चतुर, यूरोपियों का दिमाग चतुर, और वो भारत में आते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आता है। सबसे पहले भारत की खोज करता यही आदमी वास्को डी गामा। आता कहां पे है? इंपॉर्टेंट बात आपका ये आता है कालीकट बंदरगाह पर। कहां पर? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहां है जी? कालीकट बंदरगाह आपका केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केरल में। ये जो कालीकट बंदरगाह केरल, आपको दिखाए नक्शा, आपने देखा होगा भारत का ये वाला नक्शा दिखता होगा, यहां पर पड़ता है केरल राज्य। इस केरल राज्य पर यहीं पर पड़ता है आपका कालीकट बंदरगाह। उधर साइड क्या पड़ता है? उधर साइड पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं जिसे। इधर क्या पड़ता है जी? इधर पड़ता है अरेबियन सागर, अरेबियन अर्थात अरेबिक सागर, या आप कह सकते हो अरब सागर। और ये सारा सीन क्या है जी? ये है पूरा हिंद महासागर। अब ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर को एक आदमी बेच देगा, अब आएगा थोड़ी बहुत देर में वो आदमी, पुर्तगाल का ही होता है वो इंसान, हिंद महासागर को पुर्तगालियों को दे देगा और नाम दे देगा ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति अपनाने का काम करेगा वो भाई साहब। दिमाग है, चतुर है, हम लोग तो ऐसे आ जाते हैं बकाए में। अब समझना क्या क्या होगा। जो वास्को डी गामा भाई साहब आते हैं कालीकट बंदरगाह पर, इंपोर्टेंट है, सबसे पहले आते हैं जी केरल में। ये कालीकट बंदरगाह है, क्या काम करते हैं? अब इसको दिखता है वास्को डी गामा को कि भारत तो एक बहुत समृद्ध राज्य है, भारत के पास तो अकूत संपत्ति है, बहुत सारा पैसा धन है, हम पहले से अमीर रहे, अभी तो होगी हम गरीब, लेकिन भारत पहले से अमीर रहा। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता सोने की चिड़िया भारत को। यहां पर भारत की बात करें तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में तो अपार भंडार थे मसालों के। पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में मसाले पाए जाते थे, भारत में मिलते थे। भारत में प्रत्येक जलवायु मिलती थी। इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया वास्को डी गामा। अब भारत से भागने का मन नहीं किया बंदे का। बंदा सोच रहा कि बस अब किसी तरीके से यहीं रहूं, किसी तरीके से यहां से कुछ ना कुछ लेके लौटूं। तो ये भाई साहब जी यहां से मसाले ले जाते हैं।
क्या ले जाते हैं? मसाले। और मसाले में विशेषकर काली मिर्च, जो मसाले में है ना, जो काली मिर्च होती है हमारी, उस काली मिर्च को ये यूरोप में ले जाते हैं भाई साहब। अब जैसे ये काली मिर्च यूरोप में ले जाते हैं, मसाले भारत से छीन करके यूरोप में ले जाते हैं, तो वहां पर जाकर ये बंदा 60 गुना मुनाफा कमाता है। कितने गुना? 60 गुना। अब 60 गुना आप सोच सकते हो, इसने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और 60 रुपए की बेच दी, तो कितने की बिकी भाई? 600 रुपए। अब बाकायदा इसने तो पूरे के पूरे बढ़िया कमाई कर ली। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये भाई साहब जी ने खूब दबा के मुनाफा कमाया। आया, नाव भरा, जहाज भर गया, ले गया और बेच दिया पूरे यूरोप में। अब यूरोप वालों को ये नहीं पता है कौन सा पदार्थ है, खा रहे, बहुत मजा आ रहा। तो यूरोप महाद्वीप में इसका प्रचार होने लगा, प्रसार होने लगा। अब जब यूरोप महाद्वीप में इसका प्रचार प्रसार होने लगा, तो और लोग भी तो थे। वास्को डी गामा थोड़ी था दिमाग वाला, यूरोप में तो बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोगों को भी थोड़ी थोड़ी मिर्च लगी। तो काली मिर्च जैसे वहां पहुंची, मिर्च लगनी स्टार्ट होगी, लगनी थी भाई। तो जैसे ही वास्को डी गामा भाई साहब जी वापस आते हैं, तो 1500 ईस्वी में एक दूसरा बंदा भारत में आ जाता है। ठीक, अब जैसे ही दूसरा बंदा भारत में पुर्तगाल से आता है, तो अब ये मिर्च किसको लगी? इस बंदे को जो 1500 में आया। अब ये काली मिर्च किसको लगेगी? फिर से वास्को डी गामा को लगी। तो 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा आता है। ओ भाई साहब, मैं ही जाऊंगा वापस, मसाले तो मैं ही खाऊंगा ना, आप नहीं खा सकते। तो 1502 में पुर्तगाल आपका फिर से वापस आ जाता है वास्को डी गामा, और 1503 तक, 1502 से 1503 तक भारत में ये बंदा रहता है और खूब दबा के मसाले ले जाता है। फैक्ट्री बिगाड़ लेता है ये तो बंदा, फैक्ट्री सब कुछ गाड़ गुड़ के और अपना ये निकल लेता है। इसके बाद प्रशासन ऐसे ही चलता रहता है धीरे धीरे। इसके बाद एक और आदमी आता है आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा के बाद एक इंपोर्टेंट आदमी आता है भाई, समझना कौन था वो? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इंपोर्टेंट नाम है ये भी। ये बंदा देखना क्या करेगा। अब पुर्तगाल का पहला बंदा ये होता है, दूसरा आदमी कौन सा आएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कब आता है? ये आता है जी 1405 से लेकर के 1409 ईस्वी तक। ये मात्र 4 साल भारत में रहता है। 4 साल भारत में रह करके क्या काम करता है? ये तो बहुत खतरनाक काम करता है बंदा, इसको तो पता ही नहीं करना ही क्या है। ये तो बस इसने तो भाई साहब ये समझ लो कि भारत को आधा लूटने का काम इसी बंदे ने किया, अल्मीडा ने, जो 1505 से 1509 तक आता है। सबसे पहला इंपोर्टेंट काम तो क्या होता है कि पुर्तगाल की तरफ से भारत का गवर्नर ये आदमी बनता है। लिख सकते हो आप, कौन बनता है? यही आदमी बनता है भारत का पहला गवर्नर पुर्तगाल की तरफ से। पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर निम्नलिखित में से कौन सा है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक भाई, दूसरा काम क्या काम करता है जी? अब प्रशांत महासागर आपका हिंद महासागर में हलचल होने लगी। हलचल किस प्रकार की होने लगी कि यूरोपीय जितने भी देश थे, आपके एशियाई जितने भी देश थे, हमारे उत्तरी देश थे, सबको पता चलने लगा कि चीजें वहां हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चलो, वहां हमला करो, वहां से माल लूट के लाओ, पूरा का पूरा पैसा कमाओ दबा के। तो इस इंसान को जैसे ही पता चलता है कि ऐसी दिक्कत चल रही है, प्रशांत जो हिंद महासागर है वो अशांत है, तो ये भाई साहब ब्लू वाटर की पॉलिसी लाते हैं। क्या है जी ब्लू वाटर की पॉलिसी? ये सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी ये भाई साहब जी लेकर के आते हैं। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया? फ्रांसिसी डी अल्मीडा लेकर आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका कहना क्या था? इसका कहना यह था कि जो एशिया है ना, आपका पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र और यूरोपीय एशिया वाला क्षेत्र के मध्य अनबन ना हो जाए, उसको लेकर के ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात हिंद महासागर में शांत जल की नीति लेकर आता है आदमी। इसे कहते हैं शांत जल की नीति, ये कहते हैं इसे शांत जल की नीति हिंदी में। अब शांत जल का मतलब ये नहीं कि जल हिल रहा है उसे ठहरा दिया, ये नहीं मतलब है कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। भारत एक वास्तव में समृद्ध क्षेत्र था उस टाइम, और सबकी नजर उस टाइम भारत में थी। और धीरे धीरे आप विकास होता चलेगा ना, देखना अंग्रेज लोग आएंगे, और अंग्रेज लोग तो इतने तगड़े आपके स्थापत्य करेंगे यहां पर कि वो तो पूरा भारत ही कब्जाने की कोशिश करेंगे, और वो कब्जा भी लेते हैं। लगभग 250-200 साल हम पे राज करके जाते हैं, ऐसे नहीं करते वो लोग।
तो इनका सबका दमन करते हैं आके, और ये भाई साहब भी अपना पूरा खेल खेलते हैं जितना इनसे आता है, सांप बनते हैं पूरा। ठीक, तो शांत जल की नीति लेकर के, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के कौन आता है? फ्रांसीसी डी अल्मीडा भाई साहब जी लेके आते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट और काम कर दिया इसने क्या काम कर दिया कि पुर्तगाल के अधीन ही कर दिया, पुर्तगाल के अधीन। जो आपका हिंद महासागर था, जो हिंद सी था, हिंद ओशन था, वो आपका किसके अधीन कर दिया इसने बाबूजी ने? पुर्तगाल। अब देखो समझना, अब मान लो कि मैं आपके घर पहुंच जाऊं और आप में झगड़ा चल रहा है आपस में दोनों भाइयों में, समझना, अब मैं आपके घर पहुंच जाऊं, आपस में दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है, और मैं आपको कहूं कि एक काम करो, जिस जगह पर, जिस कमरे में आपका झगड़ा चल रहा, ये कमरा मेरा, आप दोनों बाहर निकल जाओ। अब कौन सी उचित बात होगी वो, है ना, तो कौन सी उचित बात होगी? सुन, कौन सी उचित बात होगी? हेलो, साउंड आ रहा माइक में। तो जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगालियों के अधीन थे, है ना, आपका इसमें क्या हो जाता है? इंडियन ओशन, अर्थात हिंद महासागर को पुर्तगाल के अधीन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अल्मीडा भाई साहब जी के द्वारा। क्या कहते हैं कि जो हिंद महासागर है, अब देखो मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं कर रही है ना, हमारे देश में रह रहा और अपने हमारा ही क्षेत्र अपने अधीन कर लिया बंदे ने, और कह रहा कि शांत जल हो रहा है ना। शांत जल काहे का फिर ये? समझना, शांत जल किस चीज का रह गया फिर ये, है ना। तो पुर्तगालियों के अधीन उस बंदे ने, खुद भी पुर्तगाली एक, है ना, वो कहने का मतलब ये हो गया ना कि उसने प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पे अपना अधिकार कर लिया। तो यही बंदा यही काम करता है, हिंद महासागर पे अपना अधिकार करने का काम करता है। और इसके साथ दो आदमी कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा आदमी जो आता है इसमें, फ्रांसीसी डी अलबरूक, ये इंपॉर्टेंट आदमी, थोड़ा सा इसका समझना क्या होगा। तीसरा आदमी देखना कौन आएगा, पुर्तगाल से फ्रांसीसी डी अलकर्क, ये आदमी भारत में आता है। क्या नाम है जी इसका नाम है जी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये आदमी आता है भारत में। ये क्या काम करता है? अब जैसे ये आदमी भारत में आता है तो सबसे वास्तविक सत्ताधारी पुर्तगाल का, इंपॉर्टेंट नाम है ये, पुर्तगाल का वास्तविक सत्ताधारी यही आदमी होता है। पुर्तगाल की असलियत में नींव, वास्तविक नींव किस इंसान ने रखी? पुर्तगाल जो शासन चलता है भारत में, जो पुर्तगाल शासन चलने लगा भारत में, उसकी वास्तविक नींव तो इसी बंदे ने रखी। किसने भाई? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क। ठीक, तो पुर्तगाल की असली नींव रखने का काम इसी बंदे का हो जाता है। इसके साथ साथ इसने क्या काम किया? इसने दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट ये किया कि 1510 ईस्वी में गोवा में समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इसने गोवा को अधीन किया अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा को अपने अधीन कर लिया इस भाई साहब जी ने। अब गोवा को अपने अधीन किया 1510 ईस्वी में, ये याद रखना कि गोवा को अधीन कब किया इसने? 1510 ईस्वी में गोवा को भी ये बंदा अधीन कर लेता है। इसके बाद नंबर 4 में नीनो डी कुन्हा, कौन आता है भाई? नीनो डी कुन्हा, ये भाई साहब देखो, ये तो दो इंपॉर्टेंट है, ये तो बाकी फर्जी से ही है। नंबर 4 जो आता है आपका नीनो डी कुन्हा भाई साहब जी, नंबर 4वां पुर्तगाली भारत में आता है। और ये आते के साथ ही क्या करता है? आते के साथ ही कि अपनी राजधानी को बदल लेता है। राजधानी उस टाइम कोचीन हुआ करती थी, है ना, कोचीन चेंज टू आपका केरल कर लेता है, कोची को गोवा, ये गोवा में बदल देता है। राजधानी कोचीन से क्या कर लेता है मेरे भाई? गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है। इसके साथ एक घटना हो जाती है बड़ी खतरनाक सी। ये जो कुन्हा भाई साहब है, आपको पता होगा, जो मुगल सम्राट बनता है आपका बहादुर शाह नाम का, उस बहादुर शाह के साथ ये आदमी लड़ता हुआ मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है ना। जो आपका मुगल साम्राज्य का एक शासक होता है बहादुर शाह, उस बहादुर शाह के साथ नीनो डी कुन्हा भाई साहब जी लड़ते हुए मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इस भाई साहब जी की। ठीक, तो नंबर 4 पे आता है ये आदमी। तो पुर्तगाल में से मुख्यतः 4 ये आदमी भारत में आते हैं और अपना शासन स्थापित करके जाते हैं। धीरे धीरे आकर के इनका शासन अब कैसे कैसे खत्म होगा, कौन कौन खत्म करेगा? अब चिंगारी तो सुलग जाती है, आग तो लग जाती है। अब जैसे ही आग लग
लगती है तो यूरोप भी सुलगने। तो जैसे ही इस आदमी की मृत्यु होती है भाई साहब जी की, कुन्ना जी की, किसके साथ? बहादुर शाह, मुगल साम्राज्य का एक शासक होता है बहादुर शाह, उस बहादुर शाह के साथ साथ लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जैसे ही चिंगारी की आग फैलती है भाई साहब, पूरे यूरोप में पता चल जाता है कि भारत कुछ चीज है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड को यह पता चल जाता है कि भारत भी कुछ चीज है। वहां पर देखो, भारत फेमस भी बहुत चीजों के लिए था। यहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए, और बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के, देखो आपका अलेक्जेंडर नाम सुना होगा आपने, सिकंदर भी भारत को लूटने आया, लेकिन सिकंदर के बस की थोड़ा सा उल्टा केस पड़ गया, थोड़ा मौसम खराब और बहुत सारी चीजें कंडीशन उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो सिकंदर जैसे महान योद्धा भी भारत को लूटने आए, है ना। और एक दो योद्धा तो इतने खतरनाक आए कि उन्होंने 18, 19, 20 बार भारत पे आक्रमण किया, तब जाकर के, है ना, तब भी उनका पेट नहीं भरा बंदों का। ठीक, तो ये जो कुन्ना भाई साहब जी थे ये मर जाते हैं। अब जैसे ही पूरे यूरोप में चिंगारी फैलती है तो यूरोप के साथ साथ क्या होता है कि अन्य जो देश थे यूरोप में, पुर्तगाल के आस पड़ोस के जो अन्य देश थे, उनको भी पता चल जाता है कि जो पुर्तगाल है वो इतना ज्यादा अमीर कैसे होता जा रहा है, दिन पे दिन इतना सऊदी अरब कैसे बन गया भाई पुर्तगाल। तो जैसे जैसे पता चलता है तो धीरे धीरे आपके डेनमार्क वाले, अंग्रेज लोग, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम वाले क्यों आने लगते हैं भारत में। और इंग्लैंड का तो एक पॉलिसी थी कि पूरे विश्व विजेता बनना, वो तो चाहिए ऐसा रहे थे कि पूरे वर्ल्ड पर हम एक दिन राज करें, और उन्होंने बहुत हद तक किया भी। अमेरिका तक, महाशक्ति तक उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी थी, है ना। तो ये सारी चीजें होने के बाद, अच्छा चलो ये तो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा इनके सन देख लेना भाई, जो ये था अलबुरुक भाई साहब जी थे, ये 1509 से 1515 तक, और ये भाई साहब जो थे कुन्ना जी भाई साहब जी थे, ये 1529 से 1535 तक भारत में रहते हैं। इसके बाद अब इन्होंने ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ लूट खसोटी करी, सब कुछ लूट मचाई, इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या काम किया, जो भारत ही, पूरा भारत ही उसके लिए तो दीवाना है भाई, तंबाकू की खेती करना यही बंदे सिखा के गए हमें, है ना। जो तंबाकू की खेती की जाती है ना, तंबाकू कैसे उगाया जाता है, वो उसकी खेती करना कौन सिखा के गए हमें भाई? पुर्तगाल वासी। इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी लाइन क्या हो जाती है कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस होती है, छपाई जो होती है, कागजों की छपाई जो होती है, प्रिंटिंग प्रेस जो बनती है, वो भी कौन बता कर गए हमें? पुर्तगाली भाई साहब जी बता करके गए। जहाजों का निर्माण, अब जहाज भी निर्माण करने बताए गए कि जहाजों का किस प्रकार निर्माण करना चाहिए, जहाजों को किस प्रकार बनाना चाहिए, उसको भी कौन बता कर गए? पुर्तगाल वासी बता करके गए। अच्छा एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि लगभग 1961 आते आते तक, देखो 1947 तक तो अंग्रेज ही रहते हैं भारत में, लेकिन अंग्रेजों से बाद तक पुर्तगाली बसे रहते हैं। बढ़िया काम था पुर्तगालियों का, अमीर आदमी थे, ज्यादा तोड़फोड़ ये करते नहीं थे। इंडोनेशिया की साइड उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया, बहुत ज्यादा कैप्चर करने का काम किया इंडोनेशिया को तो इन्होंने, है ना। लेकिन भारत में पार नहीं बसी। भारत में पार इसलिए नहीं बसी क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी पावर खड़ी हो जाती है इनके सामने आकर के, अंग्रेज जिसे कहते हैं हम, अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम खड़ा हो जाता है, और बाद में आकर के तो दोनों के लठ भी बच जाते हैं विश्व युद्ध के दौरान, आपको पता होगा। ठीक, तो 1961 तक आते आते जो आपका दमन होता है और दीव होता है वो भी इनके अधीन हो जाता है। दमन और दीव भी, दादर नागर हवेली कहते हैं दमन दीव, है ना, वो सब भी इनके अधीन हो जाता है। जो पुर्तगाली भारत में आते हैं, पुर्तगाली भारत में एक चिंगारी लगा करके जाते हैं, जो चिंगारी 1961 तक चलती रहती है, और 1961 में जाकर के हम इसे फाइनली भारत अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि हम सबको भगा देते हैं, ये बंदे बच जाते हैं, और इनको भी फिर हम मार पीट के भगा लेते हैं, पुर्तगालियों को भी। तो ये था भाई पूरा का पूरा सीन पुर्तगालियों का, कैसे आए, किस प्रकार आए, कौन कौन आए, और क्या क्या भारत में इन लोगों ने किया। इतना ही होता है। इसके बाद हम अगला जो भारत का आगमन होगा, भारत में किसका आगमन होगा, कौन भारत में आएगा, फ्रांसीसी आएंगे कि डैन आएंगे कि अंग्रेज आएंगे, अब वो आप हम अगली वीडियो में बात करेंगे, हम आपके अगले कंटेंट पे बात करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं मेरे भाई, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दो, फैला दो बिल्कुल, बस। और हम कुछ नहीं चाहते मेरे भाई आपसे, ठीक। और खूब वीडियो देखो, बिंदास होकर पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।